बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालबात, लेक्चर नंबर 6 में खुश आमदीद। आज का मौज़ूए गुफ्तगू है प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक, जिसको प्राइमरी क्लैरिफायर भी कहा और लिखा जाता है। आज जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि डिटेंशन टाइम से क्या मुराद है सेडिमेंटेशन टैंक में। डिटेंशन टाइम के बाद हम ये देखेंगे कि फ्लो थ्रू टाइम क्या होता है। डिटेंशन टाइम और फ्लो थ्रू टाइम में क्या फ़र्क है। नेक्स्ट होगा हाइड्रोलिक एफिशिएंसी ऑफ ए प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक। इसके बाद हम एक आइडियल सेडिमेंटेशन टैंक को डिस्कस करेंगे, जो कि बेसिस है तमाम प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक की। एक प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में कितने पार्ट्स या जोन्स होते हैं, उसको डिस्कस किया जाएगा। और आखिर में लेक्चर के एक बड़ी अहम इक्वेशन हम डिराइव करेंगे, जो कि टोटल कॉन्सेप्ट प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक का उसके अंदर समा जाता है। उसको आपने ना सिर्फ गौर से देखना है, बल्कि अच्छी तरह समझने की कोशिश भी करनी है। तो इस आगाज़ के साथ चलते हैं लेक्चर नंबर 6 की तरफ बगैर वक्त ज़ाया किए। आगाज़ करते हैं प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक का, जिसको कि बाज़ जगह पे प्राइमरी क्लैरिफायर भी लिखा जाता है। सबसे पहले तो फंक्शन है। फंक्शन में रिमूवल ऑफ 45 to 70% टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स एंड 25 to 40% ऑफ BOD, ये तफसील हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आ रहे हैं डिटेंशन टाइम की तरफ। डिटेंशन टाइम क्या है? डिटेंशन टाइम इज बेसिकली द थ्योरेटिकल टाइम। मैं थ्योरेटिकल को अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसके नीचे ख़त कशीद लगा रहा हूँ। इट इज़ द थ्योरेटिकल टाइम फॉर विच वाटर स्टेज इन ए प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक, एंड मैथमेटिकली इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज डिटेंशन टाइम dt, इट इज़ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द टैंक डिवाइडेड बाय द रेट ऑफ फ्लो। वॉल्यूम को अगर मैं V से रिप्रेजेंट करूँ, फ्लो रेट को Q से, तो dt इट इज़ इक्वल टू V ओवर Q। याद रखें, फ्लो इज द एवरेज फ्लो अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक हमेशा एवरेज फ्लो पे डिज़ाइन किए जाते हैं। आपने देखा होगा कि स्क्रीनिंग चैम्बर, ग्रिड चैम्बर, इन दोनों को हमने पीक फ्लो पे डिज़ाइन किया था। इनके लिए जो डिज़ाइन फ्लो था वो पीक फ्लो था, लेकिन प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक के डिज़ाइन के लिए जो फ्लो यूज़ किया जाता है या जो डिज़ाइन फ्लो होता है, इट इज़ ऑलवेज एवरेज फ्लो। इसको आपने भूलना नहीं है। ये तो था डिटेंशन टाइम। अब हम देखते हैं कि फ्लो थ्रू टाइम क्या होता है। फ्लो थ्रू टाइम, इट इज़ द एक्चुअल टाइम फॉर विच द पार्टिकल विल स्टे इन द टैंक, एंड इट इज़ डिटरमिन्ड थ्रू ट्रेसर स्टडीज। कुछ ऐसा मटेरियल डाला जाता है जो कि डिसइंटीग्रेट ना हो। आपके सामने एक प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक है, रेक्टेंगुलर। इधर से इनलेट आ रही है, यहाँ से पानी बाहर निकल रहा है। NaCl की कुछ क्वांटिटी 100 मिलीग्राम्स में भी एनी क्वांटिटी, वो उसमें डाल दी जाती है इनलेट पे एक ही बार, और आउटलेट पे सैंपल्स को कलेक्ट किया जाता है और उसमें NaCl की कंसंट्रेशन को डिटरमिन किया जाता है। आपके सामने एक ग्राफ, आप बगौर इसका मुशाहिदा करें। एक्स एक्सिस पे टाइम, वाई एक्सिस पे NaCl की कंसंट्रेशन। ऑब्वियसली जब शुरू इनलेट में NaCl की कुछ फिक्स क्वांटिटी डाल दी जाती है, तो आउटलेट पे NaCl ज़ाहिर नहीं होता, क्योंकि वो अभी वहाँ तक पहुँचा नहीं होता। तो कंसंट्रेशन आप देखें ज़ीरो है। कुछ पीरियड के बाद कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हुई, पीक पे पहुँची, और आहिस्ता आहिस्ता ये फिर ज़ीरो पे आ गई। इस ग्राफ का सेंट्रॉइड डिटरमिन किया जाता है।
डॉटेड लाइन इस सेंट्रॉइड को शो कर रही है। इस सेंट्रॉइड से लेके ओरिजिन तक ये जो टाइम है इसको फ्लो थ्रू टाइम कहा जाता है, एंड दैट इज द एक्चुअल टाइम फॉर विच द पार्टिकल स्टे इन द टैंक। अब आप यकीनन ये सोच रहे होंगे कि ये दो किस्म के टाइम आपको बता दिए गए हैं, एक डिटेंशन टाइम है और एक फ्लो थ्रू टाइम है, इसकी क्या ज़रूरत थी? इसकी ज़रूरत अभी मैं आपके सामने इसकी वजाहत करता हूँ। हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी से क्या मुराद है कि कितने सस्पेंडेड सॉलिड्स की रिमूवल होगी एक प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में, इसको इसकी हाइड्रोलिक एफिशिएंसी कहा जाता है। इसको मैं HE से रिप्रेजेंट करूंगा। ये किसी भी प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक की ये बराबर होती है फ्लो थ्रू टाइम डिवाइडेड बाय द थ्योरेटिकल डिटेंशन टाइम। फॉर एन आइडियल सेटलिंग टैंक, अगर आइडियल कंडीशंस हों, the above ratio will be equal to unity। फ्लो थ्रू टाइम बराबर होगा थ्योरेटिकल डिटेंशन टाइम के, और हाइड्रोलिक एफिशिएंसी 1 के बराबर यानी 100% के बराबर आ जाएगी। लेकिन फॉर एन एक्चुअल टैंक इट विल बी लेस देन यूनिटी हमेशा। द सेडिमेंटेशन टैंक हैविंग हाइड्रोलिक एफिशिएंसी अप टू 70% इज कंसिडर्ड वेरी गुड। आप हैरान हो रहे होंगे कि 70% को बहुत अच्छा कहा जा रहा है। ये चीज समझने की है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा द कंसेप्ट ऑफ एन आइडियल सेडिमेंटेशन बेसन की कैरेक्टरिस्टिक्स के जरिए कि ऐसा क्यों होता है कि हमें 100% एफिशिएंसी नहीं मिल पाती प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक से। याद रहे कि प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक का कॉन्सेप्ट और पूरा जो सिस्टम है वो एक आइडियल सेडिमेंटेशन टैंक के ऊपर बेस करता है, और वो आइडियल सेडिमेंटेशन टैंक उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि डिफाइन की गई हैं। वो मैं 1 बाय 1 आपके सामने पेश करूंगा, और वहाँ से आप समझ पाएंगे कि फ्लो थ्रू टाइम क्यों थ्योरेटिकल डिटेंशन टाइम के बराबर नहीं हो पाता, और 70% एफिशिएंसी को हम बहुत अच्छा कहते हैं। नंबर 1, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो इज हॉरिजॉन्टल। किसी भी आइडियल सेडिमेंटेशन बेसन में जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो है वो हम एज्यूम करते हैं हॉरिजॉन्टल हो। लेकिन होता क्या है एक्चुअली, जब टैंक्स बनते हैं प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक, तो कुछ एडीज या कोई डिस्टर्बेंस आ जाती है और फ्लो ट्रूली हॉरिजॉन्टल नहीं हो पाता, जो कि एक आइडियल सेडिमेंटेशन बेसन में हम एज्यूम करते हैं कि वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा। तो पहली चीज यहां हम अचीव नहीं कर पाते जब एक्चुअली फील्ड के अंदर एक प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक बनता है। नंबर 2, द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज यूनिफॉर्म इन ऑल पार्ट्स ऑफ सेटलिंग जोन। जितना भी सेटलिंग जोन है प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक का, उसके तमाम हिस्सों में जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो है वो यूनिफॉर्म होती है। ये भी एक्चुअल प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में नहीं अचीव हो पाता, कुछ एडीज या डिस्टर्बेंस या फ्लो वेरिएशन की वजह से ये चीज अचीव नहीं हो पाती। नंबर 3, कंसंट्रेशन ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स इज यूनिफॉर्म अलोंग द वर्टिकल सेक्शन ऑफ द इनफ्लो। अगर वर्टिकल सेक्शन लिया जाए प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक का, तो आइडियल सेडिमेंटेशन टैंक की जो कॉन्सेप्ट है वो ये बताता है कि कंसंट्रेशन ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स यूनिफॉर्म होगी। अगर ऊपर 200 मिलीग्राम्स पर लीटर है तो मिडल में भी 200 मिलीग्राम्स पर लीटर होगी, और अगर आप बॉटम से सैंपल लेंगे तो वहां भी 200 मिलीग्राम्स पर लीटर होगी। लेकिन एक्चुअल टैंक में ऐसा नहीं हो पाता ड्यू टू फ्लो वेरिएशंस, एडीज, इन तमाम चीज़ों की वजह से हमें फील्ड के अंदर ये कंडीशन अचीव नहीं हो पाती। नंबर 4, द पार्टिकल इज रिमूव्ड एज इट रीचेस द बॉटम ऑफ द टैंक। आइडियल सेडिमेंटेशन टैंक का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब पार्टिकल बॉटम पे आ जाए तो वो रिमूव हो जाता है,
लेकिन एक्चुअल टैंक में बाज़ औक़ात ऐसा नहीं हो पाता। पार्टिकल एडीज की वजह से रीसस्पेंड होता है और एफ्लुएंट के साथ बाहर चला जाता है। नंबर 5, द वाटर इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द क्रॉस सेक्शन ऑफ द पीएसटी। आइडियल सेडिमेंटेशन बेसन का कंसेप्ट ये कह रहा है कि पानी को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है सेडिमेंटेशन टैंक में थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन। आप जितना मर्जी अच्छा डिज़ाइन बना लें, जितनी मर्जी अच्छी उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कर लें, आप इसको 100% फील्ड के अंदर अचीव नहीं कर पाते। ये वो तमाम कंडीशंस हैं जो फील्ड में 100% अचीव नहीं की जा सकती। इसी वजह से जो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी है वो 70% तक भी अचीव हो जाए तो उसको बहुत अच्छा समझा जाता है। आपको मैं बताऊं, बड़ी दिलचस्पी का आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन होगी। बहुत सारी रिसर्च की गई और प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक की एफिशिएंसी को जब डिटरमिन किया गया तो देखा गया कि बहुत सारे टैंक ऐसे थे जो 30%, 40% और मैक्सिमम 50% हाइड्रोलिक एफिशिएंसी पे काम कर रहे थे। जो रिमूवल उनको करनी चाहिए थी वो उससे 50% कर रहे थे। लिहाजा अगर 70% आप बहुत अच्छा डिज़ाइन कर लें, बहुत कंट्रोल कंडीशन रख लें, तो मैक्सिमम आप 70% तक जा सकते हैं। वजह कि वो आइडियल कंडीशंस जो 5 मैंने भी आपके सामने पेश किए हैं, ये फील्ड में अचीव करना बड़ा मुश्किल होता है। अब चलते हैं जोन्स की तरफ। एक प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में कितने जोन होते हैं? मुझे उम्मीद है कि आप इससे पहले भी इन चीज़ों को पढ़ चुके होंगे, इसलिए मैं क्विकली और ब्रीफली इससे गो थ्रू करूँगा। एक प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में 4 जोन होते हैं। नंबर 1 इनलेट जोन, नंबर 2 सेटलिंग जोन, नंबर 3 स्लज जोन, नंबर 4 आउटलेट जोन। हर जोन का एक पर्पस है, एक मकसद है जिसको वो पूरा करता है। हम क्विकली ब्रीफली देखते हैं। सबसे पहले इनलेट जोन। इनलेट जोन का क्या मकसद है? पानी एक पाइप के ज़रिए प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में जब एंटर होता है तो उसकी वेलोसिटी काफ़ी हाई होती है। उसकी वेलोसिटी को रिड्यूस करना ज़रूरी है और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना along the entire cross section of the primary sedimentation tank, ये अशद ज़रूरी है। इनलेट जोन ये दोनों काम करता है। नंबर 2 आउटलेट जोन। इनलेट जोन में पानी की वेलोसिटी बहुत कम होती है और आउटलेट जोन आमतौर पे एक पाइप पे टर्मिनेट करता है। आपने आहिस्ता चलते हुए पानी को एक पाइप में, छोटे पाइप में कलेक्ट करना है। ये जो ट्रांजिशन होती है, ये ट्रांजिशन आउटलेट जोन में होती है। फैले हुए पानी को, आहिस्ता चलते हुए पानी को थोड़ा सा आपने तेज करके कन्वर्ज करना है और एक पाइप में लेकर जाना है। ये काम आउटलेट जोन करता है। तीसरे नंबर पे आ जाए सेटलिंग जोन। सेटलिंग जोन वो स्पेस है एक प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर जहां पानी बड़ा आहिस्ता वेलोसिटी से मूव करता है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका होता है, काम एंड क्विजेंट कंडीशन प्रोवाइड की जाती हैं और ऐसा माहौल फराहम किया जाता है कि पार्टिकल्स उसके अंदर सेटल हो सकें। ये है सेटलिंग जोन। और चौथे नंबर पे स्लज जोन। जो पार्टिकल्स सेटल होते हैं बॉटम के ऊपर, उस जोन को स्लज जोन कहा जाता है। इसको मैं सॉलिड्स भी कह दूंगा, इसको मैं स्लज भी कह दूंगा। ये जो टर्म्स हैं स्लज की या सॉलिड्स की, ये इंटरचेंजेबली यूज होती हैं, वन एंड द सेम थिंग। आगे चलते हैं। आपके सामने एक फिगर, और ये फिगर है प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक की। ये एक कॉन्सेप्ट डायग्राम है। इस कॉन्सेप्ट डायग्राम को मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा और उस एक्सप्लेनेशन के बाद हम एक बहुत अहम रिलेशनशिप वो डिराइव करेंगे जो कि बेसिस है प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक के कॉन्सेप्ट का और क्रक्स है इस लेक्चर का।
ये रेक्टेंगुलर प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक, ये इसकी बाउंड्री है, ये सॉलिड बाउंड्री आपको दिखाई गई है, ये एक डॉटेड लाइन है, ये स्पेस सॉलिड लाइन और डॉटेड लाइन के दरमियान ये इनलेट जोन है। इस डॉटेड लाइन और इस सॉलिड लाइन के दरमियान जो स्पेस है ये आउटलेट जोन है। ये जो डॉटेड लाइन है ये सेटलिंग जोन है और बॉटम पे इस डॉटेड लाइन से लेके इस सॉलिड लाइन तक स्लज जोन है। D is the depth of the settling zone, L is the length of the settling zone, W is the width of the settling zone और AS is the area of the settling zone। A से मुराद एरिया, S से मुराद सेटलिंग। ये एक पार्टिकल है, यहां से इसने मूव करना शुरू किया। अब ये दोनों डायरेक्शंस में मूव कर रहा है, डाउनवर्ड भी और हॉरिजॉन्टली भी। हॉरिजॉन्टली जो मूव कर रहा है वो VW वेलोसिटी से मूव कर रहा है। V इज वेलोसिटी, W स्टैंड्स फॉर वाटर। वाटर की जो वेलोसिटी है वो इससे मूव कर रहा है और डाउनवर्ड जो मूव कर रहा है वो VS से मूव कर रहा है। V इज द वेलोसिटी, S इज द सेटलिंग वेलोसिटी। VS सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। Q इज द फ्लो रेट जो इस टैंक के अंदर आ रहा है, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर, और वही फ्लो यहां से आउटलेट से बाहर जा रहा है। गो कि मैं इसके डिफरेंट जो अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए हैं उनको मैं डिफाइन कर चुका हूं, लेकिन एक बार फिर देख लेते हैं। L इज द लेंथ ऑफ सेटलिंग जोन, D इज द डेप्थ ऑफ सेटलिंग जोन, W इज विड्थ ऑफ सेटलिंग जोन, VS is settling velocity of particle, VW is horizontal velocity of water, Q is inflow to the tank. Now from the geometry of the tank, VS divided by D, it is equal to VW divided by L. Similar triangles, corresponding sides are proportion. इसको समझाने के लिए इस लाइन को मैं आपको लिए चलता हूं दोबारा उस फिगर की तरफ जो अभी आपके सामने आई थी। आपके सामने वही फिगर, ये ट्रायंगल है एक, इसकी एक साइड D है, दूसरी साइड L है। ये भी एक ट्रायंगल है, छोटी ट्रायंगल, एक साइड VS है और दूसरी VW है। ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं और मैथमेटिक्स ये हमें बताता है कि रेशो ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स दे आर इक्वल, दैट इज VS डिवाइडेड बाय D इट इज इक्वल टू VW डिवाइडेड बाय L। दोबारा चलते हैं उसी इक्वेशन की तरफ। यही मैंने यहां पे लिखा है, VS डिवाइडेड बाय D इट इज इक्वल टू VW डिवाइडेड बाय L। इस इक्वेशन को थोड़ा सा मैं रीअरेंज करने लगा हूं, D को मैं साइड पे ले गया हूं, ये न्यूमरेटर में चला गया है, W से मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, इक्वेशन चेंज नहीं हुई। गौर से देखें ये क्या चीज है न्यूमरेटर में, VW DW ये फ्लो रेट है और LW क्या है, ये सरफेस एरिया है। VS that is the settling velocity, it is equal to flow rate divided by surface area of the primary sedimentation tank। इसको मैं लिख सकता हूं VS it is equal to Q over AS। ये इक्वेशन A है, ये बड़ी अहम इक्वेशन है। ये वो इक्वेशन है जहां से हम पूरे कॉन्सेप्ट को जो प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में काम करता है उसको डिस्कस करेंगे। चलते हैं उस कॉन्सेप्ट की तरफ। इक्वेशन ए डिफाइन द सरफेस ओवरफ्लो रेट SOR। देखिए कोई भी टर्म डिफाइन करके उसको किसी खास मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
मेज़ को मैंने नाम मेज़ रखा और बताया कि ये चीज़, इसको मैं मेज़ कहूँगा। तो जब मेज़ कहा जाता है आपके ज़हन में फ़ौरन एक तस्वीर बन जाती है। इसी तरह इंजीनियरिंग में भी मुख्तलिफ टर्म्स को डिफ़ाइन करके फिर उनको सब्सिक्वेंटली यूज़ किया जाता है। इक्वेशन ए डिफाइन द सरफेस ओवरफ्लो रेट, SOR, सरफेस ओवरफ्लो रेट, जो सरफेस के ऊपर फ्लो कर रहा है प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक। Therefore, equation A defines the surface overflow rate, which is numerically equal to the flow divided by the plan area of the basin. आपके सामने है। इसको VS को मैंने क्या नाम रख दिया? सरफेस ओवरफ्लो रेट। ये मैंने खुद रख दिया। ये किसके बराबर है? फ्लो रेट डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया। यही मैं कह रहा हूं कि जो सरफेस ओवरफ्लो रेट है वो न्यूमेरिकली इक्वल है फ्लो रेट डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ द प्राइमरी सेडिमेंटेशन बेसन, बट it is physically representing the settling velocity of the slowest settling particle, which is 100% removed. Those particles which settle at velocities equal to or greater than SOR will be entirely removed. मैं दोबारा उस फिगर की तरफ जा रहा हूं ताकि मैं इसको मजीद वजाहत कर सकूं। ये जो चंद 2-3 फिक्रे मैंने आपके सामने बोले, ये वो फिगर है। अगर इस पार्टिकल की वेलोसिटी Vs है और इसका साइज ऐसा है कि ये यहाँ आके सेटल हो जाता है, तो वो तमाम पार्टिकल्स जिनकी Vs इस Vs से ज़्यादा होगी, दूसरे अल्फाज में उनका साइज बड़ा होगा, वो तेज़ी से सेटल होंगे, वो भी तमाम के तमाम रिमूव हो जाएंगे। वो हो सकता है यहाँ मिडिल में सेटल कर जाएं या यहाँ पे सेटल कर जाएं, और अगर बहुत ही बड़े होंगे तो बिल्कुल शुरू में भी वो एकदम नीचे सेटल कर जाएंगे। और अगर मैं इस पार्टिकल की बात करूं तो ये वो मखसूस पार्टिकल है जो कि बिल्कुल जाके इस एंड पे बैठेगा और 100% रिमूव हो जाएगा। तमाम वो पार्टिकल्स जो इससे छोटे होंगे साइज में, जिनकी सेटिंग वेलोसिटी इसकी सेटिंग वेलोसिटी से बहुत कम होगी, वो यहाँ पे नहीं पहुँच पाएंगे, वो कहीं यहाँ पे आएंगे और एडीज की वजह से वो दोबारा कैरी ओवर हो जाएंगे आउटफ्लो में। वजाहत के लिए मैं ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि मैं दोबारा इसको पढ़ना चाहूँगा। इक्वेशन ए डिफाइन द सरफेस ओवरफ्लो रेट विच इज़ न्यूमेरिकली equal to the flow divided by the plan area of the basin, but physically it represents the settling velocity of the slowest settling particle, which is 100% removed, and those particles which settle at velocities equal to or greater than means they are bigger in size, then SOR will be entirely removed. अगर वो SOR से उनकी वेलोसिटी बराबर या ज़्यादा होगी, मीनिंग देयर बाय उनका साइज बड़ा होगा, वो भी मुकम्मल तौर पे रिमूव हो जाएंगे। अब इस तमाम डिस्कशन से, उस कॉन्सेप्ट डायग्राम से हम क्या नतीजा निकालते हैं, और ये इक्वेशन जो अभी हमने डिराइव की है जो कि बराबर है Vs इट इज़ इक्वल टू Q ओवर AS, इससे क्या नतीजे अखज़ किए जा सकते हैं। पहला नतीजा, surface area affects removal efficiency of a sedimentation basin. Larger is the area, more is the efficiency of the sedimentation basin, and smaller particles could have been removed in the sedimentation tank. कैसे? मैं दोबारा आपको उस इक्वेशन की तरफ लेकर जाने लगा हूँ। ये है वो इक्वेशन। जैसे जैसे मैं AS बढ़ाता जाऊंगा, डिनोमिनेटर बढ़ाता जाऊंगा, VS की वैल्यू कम होती जाएगी। इसका क्या मतलब है? छोटे पार्टिकल्स जिनकी सेटलिंग वेलोसिटी कम होगी वो भी रिमूव होना शुरू हो जाएंगे। इससे मैंने ये नतीजा निकाला
कि अगर मैं एफिशिएंसी बढ़ाना चाहता हूं तो मुझे प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक का सरफेस एरिया बढ़ाना पड़ेगा। दोबारा चलते हैं उन्हीं कंक्लूजन्स की तरफ जिनको हम अभी डिस्कस कर रहे थे। दूसरा कंक्लूजन, efficiency of a sedimentation tank is independent of its depth। एक बड़ा अहम नतीजा ये निकला कि efficiency of primary sedimentation basin depends on its surface area and it does not depend on the depth of the primary sedimentation tank, although a minimum depth is required। मिनिमम डेप्थ रिक्वायर्ड होती है ताकि स्कावरिंग इफेक्ट ना आ जाए, डेप्थ इतनी शैलो ना हो कि स्कावरिंग इफेक्ट या एडी से सेटल पार्टिकल दोबारा से आउटफ्लो में ना चले जाएं, एफ्लुएंट में ना चले जाएं। लिहाजा एक मिनिमम डेप्थ रिक्वायर्ड होती है, लेकिन अगर डेप्थ उससे ज़्यादा बढ़ा दी जाए तो फिर परफॉर्मेंस पे कोई असर नहीं पड़ता। आपके सामने एक टेबल है और आपसे मैं कुछ सवाल करूंगा इस टेबल के बारे में, ज़रा गौर से इसको देखें। प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक 1 और प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक 2, दो टैंक आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। लेंथ दोनों की 20 मीटर है, विड्थ 10-10 मीटर है, डेप्थ एक की 3 मीटर है, दूसरे की 12 मीटर है। वॉल्यूम एक का 600 क्यूबिक मीटर, दूसरे का 2400 क्यूबिक मीटर। फ्लो रेट बराबर है 4000 क्यूबिक मीटर पर डे। डिटेंशन टाइम V/Q एक का 3.6, PST1 का और PST2 का 14.4। मेरा सवाल ये है आपसे कि विच टैंक वुड बी मोर एफिशिएंट इन रिमूविंग TSS। इन दोनों में से PST1 में से और PST2 में से कौन सा टैंक ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेगा, ये आपने इसको देखना है, सोचना है और इसका जवाब हम डिस्कस करेंगे किसी भी क्वेश्चन आंसर सेशन में। जवाब क्या है? बोथ PSTs will have same removal efficiency। Why? क्वेश्चन है why, क्यों एक जैसी एफिशिएंसी होगी, इस पे आप सोचें। आगे चलते हैं। Thus, if we increase the detention time, which is equal to length, width, depth, ये किसके बराबर है? वॉल्यूम V/Q। If we increase detention time by increasing D, अगर मैं डिटेंशन टाइम बढ़ाऊंगा, D को बढ़ाऊंगा, न्यूमरेटर को बढ़ाऊंगा, डिटेंशन टाइम बढ़ जाएगा। उस सूरत में देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द रिमूवल एफिशिएंसी, एंड इफ वी इंक्रीज डिटेंशन टाइम by increasing length or width, which increases the area of the primary sedimentation basin, then the removal efficiency will increase। ये है वो क्रक्स जो इस लेक्चर का है, बेसिक कंसेप्ट जो इस लेक्चर का है, वो अगर आपने ग्रैस्प कर लिया तो ये आपकी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। एग्जामिन करते हैं एक और टेबल को जो आपके सामने आ रहा है। इस टेबल में 3 प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक का डाटा दिया गया है, PST-A, PST-B, PST-C। लेंथ 20 मीटर्स, 30 मीटर्स, 15 मीटर्स। विड्थ तमाम की 10 मीटर्स। डेप्थ A की 6 मीटर, B की 3 मीटर, C की 10 मीटर। वॉल्यूम 1200 क्यूबिक मीटर, 900 क्यूबिक मीटर, 1500 क्यूबिक मीटर। यहाँ मेरा सवाल आप तमाम से ये है कि कौन सा टैंक एफिशिएंसी के हवाले से नंबर 1 पे होगा, A, B या C? कौन सा टैंक दूसरे नंबर पे होगा और कौन सा टैंक तीसरे नंबर पे होगा? ये आपने जवाब तलाश करना है।
अज़ीज़ तलबा, लेक्चर नंबर 6 को हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। क्विकली देखते हैं आज हमने क्या पढ़ा। आज प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक पे गुफ्तगू का आगाज़ किया गया। डिटेंशन टाइम को, फ्लो थ्रू टाइम को डिस्कस किया गया। आइडियल सेडिमेंटेशन बेसन को डिस्कस किया गया। उसके बाद ये देखा गया कि एक्चुअल सेडिमेंटेशन टैंक में हाइड्रोलिक एफिशिएंसी 70% मैक्सिमम क्यों अचीव होती है, 100% क्यों अचीव नहीं हो पाती। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट डायग्राम से एक इक्वेशन ड्राइव की गई। वो कॉन्सेप्ट डायग्राम एक प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक की थी। वो इक्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट थी। उस इक्वेशन से हमने ये कंक्लूजन ड्रॉ किया कि प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक की एफिशिएंसी उसके एरिया पे डिपेंड करती है, डेप्थ पे डिपेंड नहीं करती। डेप्थ मिनिमम मेंटेन करना ज़रूरी है, लेकिन उस मिनिमम डेप्थ से जब आप ऊपर चले जाते हैं तो देयर इज़ नो एसोसिएटेड बेनिफिट और इंक्रीज इन दी रिमूवल एफिशिएंसी ऑफ द टैंक। और आपके सामने एक टेबल पेश किया गया जिस पे आपने सोचना है और उसका जवाब तलाश करना है। मैं आपसे लूँगा इजाज़त इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए, कामयाबी आपका मुकद्दर हो। अल्लाह दीन और दुनिया दोनों की नेमतें और कामयाबियाँ आपको नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।